Hi there. So we'll be comparing the three methods that we have discussed so far. That is the price weighted method to create your index, that is the market cap weighted to create your index, and the third one being the equal weight method to create your index. So I have mentioned somewhere about 4 characteristics. इन चारों कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम ये तीनों मेथड को जो है कंपेयर करेंगे. तो चारों कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? फर्स्ट वन इज द वेट, कि वेट डिटरमाइन कैसे होता है ये सारी मेथड में. द सेकंड वन इज रीबैलेंसिंग, इज रीबैलेंसिंग नीडेड, अगर चाहिए रहती तो कब कैसे होती है. थर्ड इज स्टॉक स्प्लिट, स्टॉक स्प्लिट का क्या एडजस्टमेंट हमको करना रहता है या नहीं करना रहता है. एंड द फोर्थ वन इज द यूनिक पॉइंट दैट विल हैव इन दिस पर्टिकुलर मेथड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. एंड द लास्ट थिंग दैट विल बी टॉकिंग अबाउट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडेक्स, कि जो इंडेक्स है वो रिकॉन्स्टिट्यूट होता है तो किस तरीके से चीजें वर्क करती है. ऑलराइट, सो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग अबाउट द वेट, तीनों मेथड में जो वेट्स जिस तरीके से इंडेक्स बनता है, प्राइस वेटेड में इंपॉर्टेंस किसको दिया जाता है? प्राइस को. तो जिस भी स्टॉक का प्राइस सबसे ज्यादा होगा उसको सबसे ज्यादा वेट मिलेगा. लाइकवाइज सेकेंडली जिस मार्केट कैप वेटेड में जिस भी स्टॉक का मार्केट कैप सबसे ज्यादा होगा उसको सबसे ज्यादा वेट जो है मिलेगा. एंड इक्वल वेटेड में ऐसा कुछ भी नहीं है. इक्वल वेटेड में अगर 5 स्टॉक है तो सारे ही स्टॉक को 20% का वेट मिलेगा. अगर 10 स्टॉक है तो सभी को 10% का वेट मिलेगा. अगर 20 स्टॉक्स है तो सभी को 5% का जो है वो वेट मिलेगा. हियर द इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द मार्केट कैप. ध्यान रहे, इसमें हमने एक और सीखा था, एक और एडजस्टमेंट सीखा था कि हम मार्केट कैप या तो पूरा ले सकते हैं या तो हम मार्केट कैप को एडजस्ट कर सकते हैं फॉर फ्री फ्लोट. तो फ्री फ्लोट एडजस्टेड मार्केट कैप के बेसिस पे भी हम यहाँ पे हमारा जो इंडेक्स है वो क्रिएट कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू प्राइस नंबर 1, अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप नंबर 2, एंड थर्डली इक्वल वेटेड. ऑलराइट, सो दैट इज हाउ इट वर्क्स अराउंड. एंड इसमें हमने एक एडजस्टमेंट सीखा हुआ है, दैट इज एडजस्टेड फॉर फ्री फ्लोट. द सेकेंड थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज अबाउट रीबैलेंसिंग. तीनों मेथड में रीबैलेंसिंग कैसे वर्क अराउंड करता है. प्राइस वेटेड मेथड में रीबैलेंसिंग रिक्वायर्ड नहीं है. क्यों रीबैलेंसिंग रिक्वायर्ड नहीं है? अगर से फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है तो ऑटोमेटिकली उसका वेट भी ऊपर चला जाएगा. प्राइस वेटेड मेथड यही तो बोलता है कि जिसका भी प्राइस ऊपर जा रहा है उसका वेट भी ऊपर जाना चाहिए. सो दैट विल हैपन ऑटोमेटिकली एज एंड व्हेन द प्राइस गोज अप. And likewise, when the price goes down, in the very same way, the weight of that particular stock will also come down. So price weighted method जिस चीज को importance देना चाहता है, that is the price of that particular stock, उसी चीज को importance देते हुए वो अपना इंडेक्स क्रिएट कर रहा है और उसी वेट के अकॉर्डिंग इंडेक्स की जो वैल्यू है वो ऊपर नीचे हो रही है जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, एंड सो ऑन. इन द वेरी सेम वे मार्केट कैप वेटेड में भी जैसे जैसे कंपनी का मार्केट कैप ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है उसका जो वेट है इंडेक्स में वो भी ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है. फॉर एग्जांपल रिलायंस का स्टॉक प्राइस है वो बढ़ता ही जा रहा है तो उसका इन टर्न मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़ता जा रहा है. एंड दैट विल इम्प्लाई दैट द वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी इन द एंटायर इंडेक्स वुड कीप ऑन इंक्रीजिंग. इक्वल वेटेड मेथड में हमको रीबैलेंसिंग रिक्वायर्ड है. क्यों रिक्वायर्ड है? से फॉर एग्जांपल हमने 10 स्टॉक लिए है और 10 स्टॉक को यूज करके हमने एक इंडेक्स बनाया है. इन दैट केस अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कोई स्टॉक बढ़ेगा कोई स्टॉक घटेगा, तो जो बढ़ रहा है उसका वेट बढ़ जाएगा, जो गिर रहा है उसका वेट जो है कम हो जाएगा. सो व्हाट विल हैपन हियर इज आफ्टर से फॉर अबाउट 3 months यू विल हैव सम स्टॉक्स जिनका वेट बढ़ चुका है एंड यू विल हैव सम स्टॉक्स जिनका वेट जो है वो कम हो चुका है. सो यू नीड दैट रीबैलेंसिंग. जिनका वेट बढ़ चुका है उनको आपको वापस 10% पे लाना है, जिनका वेट कम हो चुका है उनको वापस आपको लेकर जाके 10% पे लाना है. तो जिनका वेट बढ़ जाता है उनको आपको सेल करना पड़ता है तभी जाके उनका वेट कम होगा, और जिनका वेट कम हो गया है उनको आपको बाय करना पड़ेगा तभी जाके उनका वेट जो है वो बढ़ेगा. सो वी रिक्वायर रीबैलेंसिंग इन विच मेथड? इन इक्वल वेटेड मेथड. दैट इज वन पॉइंट दैट वी नीड टू नो. Then we have the concept of stock split. Stock split में हमने देखा है कि प्राइस वेटेड मेथड में जब भी स्टॉक स्प्लिट होता है तो जो डिनोमिनेटर है उसको हमको कैसे एडजस्ट करना रहता है. So that is one thing. मार्केट कैप वेटेड में यू नीड नॉट एडजस्ट फॉर एनीथिंग. चाहे वो स्टॉक स्प्लिट हो चाहे वो रिवर्स स्टॉक स्प्लिट हो, यू डू नॉट हैव टू मेक एन एडजस्टमेंट फॉर एनी काइंड ऑफ स्टॉक स्प्लिट और रिवर्स स्टॉक स्प्लिट इन विच मेथड? इन मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड मेथड. बिकॉज चीजें ऑटोमेटिकली ही एडजस्ट हो जाती है, वहां पे हमको कुछ नहीं करना रहता है. फॉर एग्जाम्पल स्टॉक स्प्लिट हो रहा है तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, प्राइस कम हो जाता है, पर प्राइस इंटू नंबर ऑफ स्टॉक्स तो सेम ही रहता है. दैट इज द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी जिसके बेसिस पे इसका इंडेक्स बनता है. इक्वल वेटेड मेथड में भी आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है यहाँ पे. क्यों? बिकॉज से फॉर एग्जाम्पल आपने 3 स्टॉक है इंडेक्स में, तीनों में 1000 इन्वेस्ट किए हुए. एक में 200 into 50 होके 200 into 5 होके 1000 हुआ है, एक में 20 into 50 होके हुआ है, एंड लास्ट में 10 into 100 होके गया.
ऑलराइट, ये आपके नंबर ऑफ स्टॉक्स है और ये आपका प्राइस है। ऑलराइट, तो स्टॉक इनटू प्राइस करके ये 1000 रुपीज़ है, 3000 रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किए हुए, तो सबको 1/3 आपने इक्वल एलोकेशन दिया है। अब मान लो यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट होता भी है, ऑलराइट, यहाँ पे नहीं तो इस केस में लेते हैं स्टॉक स्प्लिट, इस केस में स्टॉक स्प्लिट होता भी है तो नंबर ऑफ स्टॉक जो है वो 20 हो जाएंगे, प्राइस जो है वो आधा हो जाएगा, तो अभी भी आपका जो वेट है या फिर जो आपका एलोकेशन है वो तो 1000 का ही रहेगा। तो ऐसा कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है इक्वल वेटेड मेथड में जहाँ की स्टॉक स्प्लिट हो रहा है। एंड द लास्ट पॉइंट दैट वी हैव इज द यूनिक पॉइंट्स। सीधी बात है, प्राइस वेटेड मेथड में इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द प्राइस, market cap weighted method में importance is given to the market capitalization of the company. What I feel personally is this is a better way to create the index, but it really depends on the security or on the asset class that we are talking about. अलग-अलग asset class में अलग-अलग तरीके से index बन सकते हो और मे भी हो सकता है कि उस particular asset class में उस particular तरीके से index बनाना थोड़ा ज़्यादा सही हो। So, but what I feel is the true economic value of the company is not the price but the market capitalization. So in that case, market cap weighted method is the correct way to create an index because you are giving true value of the company in the index. So according to me that is there, but never mind. एंड लास्टली वी हैव इक्वल वेटेड मेथड। इक्वल वेटेड मेथड में क्या हो रहा है, हम सभी स्टॉक्स को इक्वल वेट दे रहे हैं। सो से फॉर एग्जांपल 10 स्टॉक है, 10 स्टॉक को आपने 10% का वेट दिया है। नाउ व्हाट हैपेंस हियर इज कुछ स्टॉक्स जो होंगे वो लार्ज कैप वेटेड होंगे, कुछ स्टॉक्स जो होंगे वो स्मॉल कैप वेटेड होंगे। सो जो स्मॉल कैप वेटेड है उसको भी, या फिर जो स्मॉल कैप स्टॉक्स है आई वुड रादर से, उनको भी 10% का वेट मिला है और जो लार्ज कैप स्टॉक्स है उनको भी 10% का वेट मिला है। सो लार्ज को भी 10 मिल रहा है, स्मॉल को भी 10 मिल रहा है। सो हमने क्या कर दिया, जितना पैसा हम लार्ज में डाल रहे उतना हम स्मॉल में डाल रहे हैं। तो स्मॉल कैप को पहले इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा था, बट इक्वल वेटेड मेथड में दिया जा रहा है बिकॉज यू आर एलोकेटिंग द सेम अमाउंट ऑफ मनी इन लार्ज कैप स्टॉक विच यू आर इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप स्टॉक एज वेल। हियर द प्रॉब्लम अराइजेस बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी, बिकॉज स्मॉल कैप स्टॉक में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको इतनी लिक्विडिटी नहीं मिलती है। मान लो कोई बहुत बड़ा पोर्टफोलियो मैनेजर है, 1000 करोड़ मैनेज कर रहा है, इन दैट केस उसको अगर आप बोलो कि 100 करोड़ आपको एक पर्टिकुलर स्मॉल कैप स्टॉक में डालना है, becomes really tricky, becomes really difficult because he may not be able to find the seller since he is the buyer. Alright, so that is one issue here कि small cap में हम कि equal weighted method में हम सभी stocks को equal weight दे देते हैं। तो since हम सभी stock को equal weight दे रहे हैं, so automatically जो उसका importance है वो large जैसा हो गया, लेकिन small को buy करना इतना easy नहीं है जितना large को buy करना होता है, because large में volume ज़्यादा होती है, buyer seller ज़्यादा होता है, small में वैसा नहीं होता है। Alright, so these are the 4 important points which you must know about the 3 methods that we have known so far. We'll understand how things work around with all these 3 methods using examples, using numbers in the upcoming videos. But yes, this is how it works around. The other point that I wish to discuss with all of you is reconstitution of index. आपको सभी को ही पता है कि अभी सेंसेक्स में 30 कंपनीज है, निफ्टी में 50 कंपनीज है, बट क्या ये वो एग्जैक्ट 30 कंपनीज है जो सेंसेक्स में अभी है? क्या वो वही कंपनीज है जो जब सेंसेक्स बना था तब थी? नहीं, ऐसा नहीं है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो कंपनीज रहती है इंडेक्स में वो चेंज होती जाती है। तो सेंसेक्स में भी जब ओरिजिनेट हुआ था तो बहुत ही अलग 30 कंपनीज के सेट से हुआ था, बट आज सेंसेक्स में जो 30 कंपनीज है वो काफ़ी अलग है। ये होता कैसे है? बिकॉज जो भी अथॉरिटी होती है, फॉर एग्जांपल इन आर केस सेबी है या फिर बीएसई है जो ये इंडेक्स क्रिएट करता है, तो वो जो भी अथॉरिटी होती है जो ये इंडेक्स को क्रिएट करता है, दे हैव सम मैंडेट कि हाँ ये 6-7 क्राइटेरिया हम देखेंगे, इसके बेसिस पे हम कोई स्टॉक को इंडेक्स में रखेंगे या फिर उसको निकाल देंगे। तो अभी जो 30 स्टॉक्स है वो ये क्राइटेरिया को शायद मीट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे करते करते मान लो धीरे धीरे कोई स्टॉक बहुत ही खराब परफॉर्म कर रहा है, वो क्राइटेरिया मीट नहीं कर पा रहा है, तो इन दैट केस वो शायद बाहर निकल जाता है और दूसरा स्टॉक जो है वो इंडेक्स के अंदर आ जाता है। तो 30 स्टॉक्स का जो इंडेक्स बन रहा है, सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, वो इंडिया के टॉप 30 स्टॉक्स का है। सो इन दैट केस वही 30 स्टॉक्स रहते हैं जो इंडिया के सबसे अच्छे परफॉर्मिंग स्टॉक्स है। अगर हम इफ आई पुट इट दैट वे, सो इन दैट केस कोई भी खराब परफॉर्म कर रहा है तो निकलता जाएगा इंडेक्स में, सर कुछ अच्छा कर रहा है तो इंडेक्स में आ जाएगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स अराउंड। सो दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडेक्स व्हेन यू make the addition or subtraction to the index constituents. That is how your reconstitution works कि आपको कभी निकालना पड़ रहा है, बाहर डालना पड़ रहा है। Reconstitution की criteria क्या होती है? It is more or less subjective, but yes, it depends a lot on the volume, it depends a lot on the market capitalization, it depends a lot on how the company is performing. On all these parameters you decide whether the particular stock should be in that index or not. So this is how exactly rebalancing and reconstitution works around, and this is how you compare the 3 methods that we have
known and we have studied so far. Thank you so much.